सो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? सो अब हम बात करेंगे सर नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या करने जा रहे हैं सर? फुल फ्लैश क्वेश्चन सर फुल फ्लैश क्वेश्चन में क्या रहेगा? इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है सर। अब तक जो मैंने आपको कराया वो मैंने बीच बीच में से पॉइंट करवाए हैं, है ना? लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ट्रीटमेंट क्या रहेगा, सैलरी का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, रेम्युनरेशन का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, है ना? अब तक तो मैंने बीच बीच की बात की है। अब तक तो मैंने ये बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट क्या है, लाइक दैट सर। अब बात करेंगे पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन सर। एक अपना ट्रायल बैलेंस गिवन है एक फर्म का। क्वेश्चन शुरू करते हैं बॉस। ठीक है। सो Karan and Kunal are the partners in Measures Horizon Traders. Horizon Traders sharing profit and losses equally sir. कैसे शेयर कर रहे हैं वो? इक्वल शेयर कर रहे हैं सर। फाइन। ट्रायल बैलेंस गिवन है नीचे सर एज ऑन 31 मार्च 2025 का सर। दो पार्टनर है सर। फाइन। इक्वल अपना पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सर। अब क्या है? ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस के नीचे वो आपको कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। अभी पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस, जस्ट वेट। अब वो कह रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ सर। ये चार चीजें मुझे बनाने के लिए बोल रहा है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट सर। एज दैट डेट, तो जाहिर सी बात है 31 मार्च 2025 की बात कर रहा है। दैट डेट का मतलब क्या हुआ? दैट डेट का मतलब क्या हुआ? 31 मार्च 2025 की बात कर रहा है। आफ्टर अकाउंटिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ये कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है सर। फाइन। तो अब करना क्या है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले अपनी नोटबुक में एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लो सर। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, थोड़ी स्पेस छोड़ दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, थोड़ी स्पेस छोड़ दो, थोड़ी ज्यादा स्पेस छोड़ दो सर। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, थोड़ी स्पेस छोड़ दो सर। और बैलेंस शीट बनाओ सर। चार चीजें बना के रख लो सर। फाइन। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एक बना लो अपना ट्रेडिंग अकाउंट, एक बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक बना लो अपनी बैलेंस शीट सर। फाइन। ये चार चीजें बना के रख लो सर। अब करना क्या है सर? आपने सिर्फ और सिर्फ इसको करने से पहले एक बार हल्का सा एक रैंडम निगाह मारनी है सर ट्रायल बैलेंस में सर। फाइन। पहली बात, उसको निगाह मारने से पहले आपने एडजस्टमेंट्स पे निगाह मार लेनी है। अभी एक तो क्लोजिंग स्टॉक मुझे दे रहा है ना एडजस्ट करने को, वो कर लेंगे एडजस्ट सर। ठीक है। एक रेंट की बात कर रहा है। फाइन। कोई रेंट पेबल है, करंट को कुछ डेप्रिशिएट करने को बोल रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है सर। मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रहा है कि वो हमने पे कर दिया इस तारीख को सर। फाइन। ये चार पांच कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिसमें किस किस की बात की हुई है? डेप्रिसिएशन की बात की हुई है, क्लोजिंग स्टॉक की बात की हुई है, रेंट की बात की हुई है। फाइन। मैनेजर कमीशन की बात की हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की हुई है सर। उसके बाद ये मैं आपको पढ़ने के लिए क्या बोल रहा हूँ सर, आपने क्या करना है? इन इन टॉपिक पर अपना जो ये एंट्रीज हैं इसको उठा उठा के डालिए। जो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी उसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, जो पीएनएल में जाएगी उसको पीएनएल में डाल दो सर। फाइन। आई होप आप जो क्लास 11th में करके आए आपको पता होगा सर। ठीक है। मैं फिर भी बता देता हूँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी एंट्रीज आती हैं। जो एक तो सेल परचेज के ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्रीज आते हैं ना, जो माल हमने ट्रेड किया, जो लिया और जो बेचा, है ना, वो उसकी एंट्रीज आएंगी सर। जो पड़ा था और जो बच गया सर, फाइन, वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा सर। एक कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस हम किसको बोलते हैं? जो सामान बनाने के लिए खर्च होता है सर। ठीक है। उदाहरण तौर पे बर्फी बना रहे हो, दूध का खर्च होगा सर। अब कहना दूध के बीच शक्कर भी डालनी पड़ेगी सर। ठीक है। उसके बाद उसके लिए बिजली भी चाहिए, उस मशीन को चलाने के लिए फैक्ट्री पावर भी यूज होगी। तो फैक्ट्री पावर क्या है? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए खर्च हो रहा है सर। फाइन। अगर मैं एक रॉ लक्कड़ से टेबल बना रहा हूँ तो उसको पॉलिश भी करना पड़ेगा सर। तो पॉलिश वाले को लेबर भी पे करनी है सर। तो पॉलिश वाले को चाहे लेबर पे करनी है, चाहे मेरी पॉलिश का खर्चा करना है। जो भी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को कन्वर्ट करने में खर्चा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। फाइन। उसके अलावा बाकी सारे खर्चे जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो कोई एम्प्लॉयज की सैलरी है, चाहे अपने एचआर की सैलरी है, चाहे अकाउंटेंट की सैलरी है, चाहे कोई साइंटिफिक रिसर्च है सर, चाहे कोई एडवोकेट की फीस है, चाहे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफ ऑफिस है सर। फाइन। चाहे कोई मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस है, कुछ भी ऐसे कुछ भी खर्चे, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे सर। जो भी माल बनाने का खर्चा डायरेक्टली इंकर्ड होता है, जो प्रोडक्शन से लिंक्ड है, फाइन, जितना ज्यादा करोगे प्रोडक्शन बढ़ेगी, जितना ज्यादा कम करोगे प्रोडक्शन कम होगी, जो डायरेक्टली लिंक्ड रहते हैं सर। फाइन। तो उसको क्या बोलते हैं सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर। फाइन।
कभी कभी डायरेक्टली लिंक्ड ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्शन से लिंक हो, पर फिर भी वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, जिसको हम बोलते हैं उदाहरण तौर पे ओवरहेड एक्सपेंस। उदाहरण तौर पे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है, लेबर को मैं वेजेस पे कर रहा हूँ 10 लाख रुपए पर मंथ, वो तो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है ही है सर। पर लेबर से काम करवाने के लिए मैंने 4 सुपरवाइजर लगाए हुए हैं सर, उनका कोई काम नहीं, उनका काम है सिर्फ सुपरवाइज करना है ना, लेबर को गाइड करना, दैट्स इट। उनको मैं 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी पे कर रहा हूँ, चारों बंदों को 25-25 हजार रुपया सर। फाइन। तो वो तो सामान नहीं तैयार कर रहे ना, बट फिर भी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि ये फैक्ट्री का खर्चा है सर। तो भी ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये भी क्या है, फैक्ट्री का खर्चा है सर। फाइन। उदाहरण तौर पे हमारे यहाँ पे जीएसके फैक्ट्री है ना, जिसको हम यूनिलीवर बोलते हैं, है ना। अब मान के चलो ये उनकी यहाँ पे फैक्ट्री है सर, ठीक है। अब बाकी उनकी ऑफिस प्रोमाइसेस हैं, ये सारे क्या है, ऑफिस बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पे लॉन वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे कुछ गार्डन वार्डन बना हुआ है, यहाँ पे वगैरह वगैरह सर। ये उनकी फैक्ट्री है सर। जो भी फैक्ट्री का खर्चा आएगा सर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे फैक्ट्री की पावर है, चाहे वहां पे कोई सुपरवाइजर को पैसा पे कर रहे हैं, चाहे हम रॉ मटेरियल लेके उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं सर। फाइन। तो सारा खर्चा वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है सर। फाइन, इट इज ए सिंपल। उसके बाद यहाँ पे कोई मशीनरी लगी हुई है, उसमें कुछ ऑयल वगैरह डालना पड़ता है, कुछ भी सर। फाइन। कुछ फ्यूल की जरूरत है सर, कुछ भी, तो वो क्या खर्चा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सर, जो डायरेक्टली लिंक्ड विद प्रोडक्शन है सर, है ना। जो फैक्ट्री का खर्चा है, इन अदर वर्ड्स जो फैक्ट्री का खर्चा है ना। वैसे तो जितना ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करोगे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितना कम रॉ मटेरियल यूज करोगे उतनी कम प्रोडक्शन होगी। वैसे तो नॉर्मली जो खर्चे होते हैं वो इस तरीके से प्रोपोर्शनेटली लिंक्ड होते हैं सर, है ना। पर अब मैंने जितनी ज्यादा लेबर एम्प्लॉय करोगे उतनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी, जितनी कम लेबर अपॉइंट करोगे उतनी कम प्रोडक्शन होगी सर। ये तो प्रोपोर्शनेटली लिंक्ड होते हैं सर, बट कुछ खर्चे लिंक्ड नहीं होते सर। उदाहरण तौर पे फैक्ट्री का जो मैंने अपनी लेबर के ऊपर 4 सुपरवाइजर लगाए हुए हैं सर, है ना। अब इसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना है भाई, इनको सुपरवाइज करना है, इनको तो क्या करना है, सुपरवाइज करना है सर, सुपरवाइजर है सर। फाइन। ऐसा थोड़ा ना कि मैं मतलब कि 100 लेबर लगाया हुआ है और मैंने 100 सुपरवाइजर लगा दिए और मेरी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी या चौगनी हो जाएगी। सुपरवाइजर से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला सर, प्रोपोर्शनेटली फर्क नहीं पड़ने वाला सर। जितने हाथ काम को करने के लिए, माल को बनाने के लिए खर्च होंगे, यूज होंगे, उनसे प्रोडक्शन वेरी करेगी, सुपरवाइजर थोड़ा ना करेगी सर। फाइन। तो इतना डायरेक्टली लिंक नहीं है उनका, पर है तो फैक्ट्री का खर्चा ना, पर है तो ये फैक्ट्री का खर्चा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर। उसके अलावा आप अपना कुछ रिपेयर करा रहे हो ऑफिस की, ठीक है, कुछ ऑफिस का बिल पे कर रहे हो सर, यहाँ पे जो भी स्टाफ बैठा है, चाहे अकाउंटेंट बैठा है, चाहे कोई आपकी दवाइयों की कंपनी, यहाँ पे डॉक्टर बैठा है, रिसर्चर बैठा है, कुछ भी बैठा है सर। फाइन। आपका कोई फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, वाटर प्योरीफायर लगा, कुछ भी लगा हुआ, उसकी कोई डेप्रिसिएशन है सर, वो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, बाहर में कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा खड़ा किया हुआ टीम खड़ी है उसकी सर, उसको कुछ पे कर रहे हो, वो सारा खर्चा कहाँ जाएगा सर, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा बस। फाइन। ये उसके उनके लिए जो +1 में शायद उनको पता नहीं था, तो बेसिक बेसिक ऊपर ऊपर से बता दिया सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। तो आपने कुछ नहीं करना सर, तो आपने बस फटाफट उठा उठा के डालते रहो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में सर। हम बस क्या करेंगे, उठा उठा के डालते रहेंगे सर, ठीक है। मैंने एडजस्टमेंट्स थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ ली, सिर्फ क्योंकि जब मैं वो अमाउंट डालूंगा ना तो उनको एडजस्टमेंट का डबल इंपैक्ट होता है सर, ठीक है ना। तो उसके नीचे एक लाइन छोड़ दूंगा क्योंकि मैंने उसको एडजस्ट करना है सर अभी, ठीक है। पहली बात सर एडजस्टमेंट का डबल इंपैक्ट क्यों होता है, एनीवन, आपने बहुत बार सुना होगा क्लास 11th में, सर एडजस्टमेंट का डबल इंपैक्ट होता है। डबल इंपैक्ट होता क्यों है सर, सर एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि ये कुछ एंट्रीज है, 5-7 एंट्रीज है, इसको ट्रीट करना रह गया सर, इनको ट्रीट करना रह गया सर, इनको कंसिडर ही नहीं किया, एडजस्ट ही नहीं किया। दैट इज व्हाई दे आर रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट्स, दैट इज व्हाई दे आर रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट सर। फाइन। पहली बात। दूसरी बात सर अगर मैंने उनको सही तरीके से ट्रीट किया होता तो उसको फिर जर्नल एंट्री डालनी पड़ती, डेबिट क्रेडिट तो डबल इंपैक्ट पड़ता है, डबल इंपैक्ट होता है उसका सर। फिर 2 लेजर अकाउंट को इंपैक्ट करता है, प्राइस बैलेंस में जाके 2 हेड्स को इंपैक्ट करता है सर। फिर एक इफेक्ट कहां जाता है, आइदर इन ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में, और सेकंड जो इंपैक्ट होता है वो भी कहां आता है, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट में सर। अगर एसेट हो तो बैलेंस शीट में जाता है, लायबिलिटी हो तो बैलेंस शीट में जाते हैं सर, कैपिटल होती है बैलेंस शीट में जाते हैं सर, डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा सर। बात यही है सर। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के खर्चे होते हैं, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के खर्चे होते हैं सर, ठीक है। एक तो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तीसरा खर्चा इस दुनिया में होता ही नहीं सर, इस दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के खर्चे हैं सर। फाइन। अगर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बैलेंस शीट में आ जाएगा,
वो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में आ जाएगा सर। फाइन, अगर आपने कोई भी एसेट परचेज किया या एसेट के ऊपर कुछ और खर्च किया है ना, ठीक है ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने मशीन परचेज की है, लैंड परचेज की है, बिल्डिंग परचेज की है, कुछ भी किया है, तो वो कहाँ आएगा, बैलेंस शीट सर। अगर आपका कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, उसको कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है, या तो वो डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा सर। अगर डायरेक्ट है तो यहाँ भेज दो, अगर इनडायरेक्ट है तो यहाँ भेज दो, सिंपल सर। फाइन, बात रही इनकम की सर, अगर तो कैपिटल को रिसीट है, रिजर्व है, तो यहाँ आ जाएगा। फाइन, ठीक है। अदरवाइज कोई आपका इनकम है तो यहाँ आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात तो हम कर ही चुके हैं। कुछ ऐसे खर्चे अगर मेरे पास अलाउ है, मेरी पॉकेट अलाउ करते तो मैं पे कर दूंगा, उसको मैं क्या मान के चलता हूँ, एप्रोप्रिएशन सर। वो मुझे क्वेश्चन बताएगा, डीड डीड में लिखा हो तो पे कर देंगे सर। फाइन, जो मेरे कुछ पार्टनर्स को पे करना है, या कुछ रिजर्व क्रिएट करना है, रिजर्व यहाँ क्रिएट होगी, यहाँ पे शो होगी सर, रिजर्व यहाँ पे क्रिएट होगी, अल्टीमेटली बैलेंस शीट में शो होगी सर। फाइन, लेबिलिटी है लॉन्ग टर्म लेबिलिटी, तो शॉर्ट टर्म लेबिलिटी यहाँ पे शो हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है बॉस, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेडिंग अकाउंट है, वैसे तो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है, अपना आगे जाकर सीए फाउंडेशन में देखोगे सर। जो सारा सामान बनाने का खर्चा होता है ना, दो तरह के व्यापार होते हैं, या तो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है, या बंदा अपना माल खुद बना के बेच रहा है। या बंदा अगर अपना खुद पार्टी खुद माल बना के बेच रहे हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा सर। अगर आपने बना बनाया माल लिया और बेच दिया, तो ट्रेडिंग कर रहे हो सर। ये लिया, थोड़ा बहुत कुछ खर्चा किया और माल बेच दिया सर, ये तो हो रहा है ट्रेडिंग सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अब तक तो हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही सिखाया है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का सिखाया है, चाहे आपका किसको सिखाया है, बिजनेस का। कोई आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जो ट्रेडिंग बिजनेस है, क्लास 11 में आपको ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना सिखाया है सर। क्लास 12 में भी ट्रेडिंग अकाउंट ही है सर। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ फर्क नहीं होता बहुत सर, कुछ हल्का सा थोड़ा बहुत फर्क होता है, बस ट्रेडिंग के दो टुकड़े कर देते हैं हम, एक मैन्युफैक्चरिंग बना देते हैं, एक ट्रेडिंग बना देते हैं, वो 6 फाउंडेशन में देख लेना सर। अब तक तो जो भी आपको खर्चा करना है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, जो भी आपका इंग्रेडिएंट्स का खर्चा है, कोई लेबर का खर्चा है, ऊपर कुछ भी खर्चा है, कोई पावर यूज हो रही है, कुछ भी यूज हो रही है सर, तो वो सब ट्रेडिंग में जाएगा सर, एज ऑफ नाउ सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ठीक है। सो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, सेल की एंट्री, रिटर्न की एंट्री, परचेज की एंट्री, दैट्स इट सर। ठीक है, अब तक तो यही आप करके आए हो सर क्लास 11 में सर, सिंपल सर। अगर आप नहीं भी करके तो भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अकेली अकेली चीज दोबारा कंसिडर करूंगा, फिर आज समझ आ जाएगा, नॉट अ बिग डील सर। मैं ऐसा है सोच समझ के नहीं करवाऊंगा, आप क्लास 11 में करके आए हो सर। बट हाँ, इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट में आपको पता ही है कि यहाँ पे एसेट शो होती है, यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे नीचे लायबिलिटी शो होती है, ठीक है। ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। सो ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर। यहाँ पे इनकम होती है, यहाँ पे खर्चे होते हैं, बस दैट्स इट, इतना तो पता ही होगा सर। आपको नहीं पता होगा तो खर्चे सारे डेबिट होते हैं, इनकम सारी क्रेडिट होती है सर। इट इज एज सिंपल एज दैट सर। फाइन, उसके बाद तो हमने क्या करना है, इसको पकड़ पकड़ के यहाँ पे डालते जाएंगे, जो ट्रेडिंग में जाएगा ट्रेडिंग में डालेंगे, जो पीएनएल में जाएगा पीएनएल में डालेंगे सर। एंड में क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ, वैसे तो नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकली, अगर कुछ एंट्रीज 5-7 एंट्रीज मिस हो जाए, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि उसको डायरेक्ट हम इम्पैक्ट यहाँ शो कर देते हैं। रियलिटी में ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है, लेजर अकाउंट उसका एडजस्ट करने पड़ते हैं, ट्रायल बैलेंस एडजस्ट करना पड़ता है, और बैलेंस शीट पे जाके ट्रेडिंग पीरियड में इम्पैक्ट पड़ता है सर। चाहे कोई मर्जी इस दुनिया में ट्रांजैक्शन है, वो अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट तो यही होगी सर, या तो वो खर्चा होगा या इनकम होगी, खर्चा भी आएगा इनकम भी आएगी सर, या वो एसेट है लायबिलिटी है सर, चाहे कोई सेल है या परचेज है, इसके अलावा तो ट्रांजैक्शन होती नहीं है सर। ये कोई रिजर्व प्रोविजन वगैरह कोई बैलेंस शीट में आएगा सर, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा। पर जो मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 5, 6, 8 नंबर का आता है, तो इसलिए मैं सारा क्वेश्चन दोबारा नहीं करता कि जर्नल एंट्री पास करूं, लेजर पास उसका इम्पैक्ट शो करूं सर, डबल इम्पैक्ट शो करूं, फिर उसका डबल ट्रायल बैलेंस में इम्पैक्ट शो करूं, फिर यहाँ के मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आके अपना इम्पैक्ट शो करूं, तो मुझे इतने मार्क्स तो मिलने नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन है मेरे लिए सर। मैंने ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएनएल भी बनाना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है, मेरे पास 10-15 मिनट है, मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है सर। तो हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, तो हम यहीं पे एडजस्टमेंट शो कर देते हैं जो उसका इम्पैक्ट होता है सर। फॉर एग्जाम्पल कुछ सैलरी हमने 11 मंथ की एंट्री पास कर दी, 12th मंथ की सैलरी पास करनी रह गई, तो यानी कि लास्ट मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, दैट मींस उसके एडजस्टमेंट गिवन है सर। तो यानी कि अगर वो सैलरी में एक्सपेंस बुक करता तो पे तो की, नहीं तो एंट्री के पास करता, सैलरी अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी ना, तो सैलरी अल्टीमेटली कहाँ आती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे आप 11 मंथ की सैलरी में 1 मंथ की सैलरी बढ़ा दो, उसको 12 मंथ की सैलरी बना दो सर, क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है, वो तो लायबिलिटी साइड में आ गई, तो उसको दूसरा इम्पैक्ट लायबिलिटी साइड में शो कर दो, दैट्स इट सर। तो कोई भी एंट्री पास होने से रह सकती है, उसको एडजस्ट कर दो सर। अगर आपको कुछ ना समझ आए ना, सिंपल जनरल एंट्री पास करके देखो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, आप मेरे साथ साथ करना, कुछ क्वेश्चंस आपको समझ आएगा एडजस्टमेंट कैसे डील करते हैं सर। एक सिंगल एडजस्टमेंट ऐसी नहीं बचेगी इस दुनिया में, आपकी बुक में नहीं, इस दुनिया में सर, जो आपको डील ना करनी है, क्योंकि हमें कॉमन सेंस से करनी है सर। हमारे लिए तो कॉमन सेंस, हमें क्वेश्चन बता दे
क्या रहेगा तो हम कर देंगे, जैसे हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब मैं कंक्लूड कर दूं, प्रैक्टिकली सारा कुछ शुरू से करना पड़ता है। लोग सॉफ्टवेयर की सहायता लेते हैं, वो सॉफ्टवेयर में एंट्री पंच करते हैं, सॉफ्टवेयर अपने आप सब एडजस्टमेंट्स कर देता है सर। अपने लेजर अकाउंट सही कर देगा, अपने आप ट्रायल बैलेंस सही कर देगा, अपने बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सही कर देगा सर। सिंपल उन्हें जर्नल एंट्री पंच करनी होती है, दैट्स इट सर। नॉर्मल टैली वगैरह सॉफ्टवेयर भी ये काम कर देते हैं सर, जो छोटे 10 20 30 हजार के सॉफ्टवेयर है वो भी कर देते हैं ये काम सर। और बैंक्स में, बड़े संस्थानों में तो सैकड़े करोड़ के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बेसिक बात है सर। फाइन। दूसरी चीज, बात सॉफ्टवेयर की नहीं है, सॉफ्टवेयर को कमांड देने के लिए पीछे अकाउंटेंट काम करता है। और बात ऐसा नहीं है कि हर कोई ऑनलाइन काम करता है, ऐसा नहीं है कि शुरू से ऑनलाइन काम होता था। हमें लॉजिक पता होना चाहिए सर, कि कौन सी हमने एंट्री डाली और कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे और वो क्यों होंगे सर। हमें तो ये सीखना है सर। काम ऑटोमेटिक हो रहा है या हम कर रहे हैं, ये कर रहा है, वो अलग चीज है सर, है ना। वो हमें करना तो आना चाहिए ना सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? तो हम देखेंगे कौन कौन से अकाउंट है। सो रियलिटी में स्टार्टिंग से करना पड़ता है, जर्नल करनी पड़ती है, लेजर इंपैक्ट करना पड़ता है, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें इतने मार्क्स नहीं मिलने, हमें 6 नंबर का क्वेश्चन है, हमने और भी पेपर करना है, 3 घंटे है हमारे पास। तो हमारे पास तो 10-12 मिनट ही हम इस क्वेश्चन को एलोकेट कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कर देते हैं सर। सो इन अदर वर्ड्स, एडजस्टमेंट्स आर दोज एंट्री, और वो बस पास करनी रहेगी, कंसिडर करनी रहेगी। दैट मींस दे आर रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स, दे आर नाउ नीड टू बी एडजस्टेड सर। अब उनको एडजस्ट करना बाकी है। दैट मींस उसका डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा सर। इट इज एज सिंपल एज दैट सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद तो एडजस्टमेंट मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ ली, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है जैसे कि रेंट वो पेबल है ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एंट्री है। अब मैं फर्नीचर डालूंगा बैलेंस शीट में, तो नीचे क्लाइंट छोड़ दूंगा ना लेस डेप्रिसिएशन, वो डेप्रिसिएट तो करना ही है ना आगे जाके, तो उसमें मैं छोड़ दूंगा सिर्फ, दैट्स इट सर। फाइन। सो बात इतनी की है सर। उसके बाद सर शुरू करते हैं फटाफट, सब मेरे साथ साथ करते जाना सर, ठीक है। मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा सर, फटाफट। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। परचेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में सर 48,780, 48,780। तो ओपनिंग मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। आपने कैसे बनाना है, ऊपर लिख देना है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, ऊपर फॉर्म का नाम लिख देना है, ठीक है। हाँ, कभी भी अकाउंट बनाओ तो लेफ्ट साइड पे डेबिट और राइट साइड पे क्रेडिट लिखना मत भूलना सर। फाइन। ये एग्जामिनर हाफ मार्क काट लेगा आपका सर। उसके बाद तो ओपनिंग स्टॉक में कितना आ जाएगा? 48,000, और परचेजेस कितना आ जाएगा? 780। फाइन। उसके बाद सेल रिटर्न कितनी है? 28,000। अब जैसे सेल रिटर्न की एंट्री आ गई, सो क्या करें सर, इसको छोड़ के पहले सेल की एंट्री डाल दे, क्यों? पहले तो सेल लिखते हैं, सेल रिटर्न लिखेंगे सर। करते करते एक्सपीरियंस आ जाता है, हमें पता होता है कि सेल के नीचे सेल रिटर्न आती है। अब ऊपर एक लाइन छोड़ दो फॉर टाइम बिंग, हम सीधा सेल रिटर्न बुक करेंगे सर। ओके। सेल रिटर्न कितनी है? 28,000। सैलरीज एंड वेजेस कितनी है? 195 सर। ओके। सेल रिटर्न कहाँ शो होगी? सेल में से माइनस होती है सर। कहाँ होती है? सेल में से माइनस होती है सर। सैलरीज एंड वेजेस कहाँ होगी? अगर तो वेजेस एंड सैलरी लिखा हुआ है तो कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा हुआ तो कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। एक मिनट में करवा दूं पहले आपको, मैं बताता हूँ क्यों सर, बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या आ गया? सैलरीज एंड वेजेस। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? और लेस सेल रिटर्न, ऊपर अपना एक लाइन ब्लैंक छोड़ दो फॉर टाइमिंग। मैंने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे, आप अपनी लाइन ब्लैंक ब्लैंक छोड़ दो सर, दैट्स इट, ठीक है। आपने कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना, नोट कर लो इस बात को सर। गलती से भी ऐसी गलती मत कर दियो कि पहले प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा सारी एंट्रीज रीड करके, फिर उसके बाद उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस काउंटर की एंट्री छांटूंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा सर, फिर उसमें से सारी छांटूंगा प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट की एंट्रीज, फिर छांटूंगा बैलेंस शीट की एंट्रीज, फिर छांटूंगा एडजस्टमेंट्स वाली सर। सर 5 बार क्वेश्चन रीड करोगे, 100% गलती होगी आपसे। और एट द एंड ऑफ द डे इतना टाइम खर्च कर, पहली बात तो 5 बार क्वेश्चन रीड करना, आपको टाइम कितना कंज्यूम होगा। दूसरी तरफ करते करते आपकी नजरों से एंट्री चली जाएगी और इंपैक्ट डालना रह जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस शीट टैली नहीं होनी सर। सर मेरे वाला फंडा यूज कर लो, 100% फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट टैली होगी सर। फंडा क्या है सर? कुछ नहीं करना, फटाफट 2 पेजेस लो, एक में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट यहाँ लिखना है, यहाँ लिख लो, या फिर नेक्स्ट पेज पे पी&एल प्रिपरेशन अकाउंट और बैलेंस शीट लिख लो, सो दैट्स इट। जो ट्रेडिंग में फेंक दो, जो पीएनएल में डाल दो, पीएनएल प्रोफेशन में डाल दो, बैलेंस शीट में डाल दो, दैट्स इट। फिल्टर करते रहो एंट्रीज को, कहां कहां डालने, उठा उठा के फेंकते रहो। बाद में कुछ अपना एडजस्टमेंट्स उनको डिस्कस कर देंगे, टोटल मारेंगे, दैट्स इट, खत्म कहानी सर। टोटलिंग करो, बैलेंसिंग करो, चलो आगे सर। आंसर टैली 100% होएगा सर, 100% सर। फाइन। उसके बाद सर, नाउ सर हमारी ना क्लास में ना मैम ने सिखाया था सर, कभी भी ना सैलरीज एंड वेजेस लिखा हो ना, क्लास 11th में सिखाया था, कभी भी सैलरी एंड वेजेस लिखा हो, मैं क्या ओके सर इसको भेज दो पी&एल अकाउंट में, मैं क्या ओके। कह रहे मैम ने सिखाया था अगर वेजेस एंड सैलरी लिखा हो
तो बस आप आगे देख लो, आगे वेजेस है ना, तो वेजेस क्या होता है, लेबर को पे करते हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट का खर्चा यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसको डायरेक्ट ट्रेडिंग में तोड़ दो सर। ऐसा सिखाया था सर, बताओ ऐसा क्यों? सर बात ये है कि क्वेश्चन है ना, फॉर एग्जांपल आपको सैलरीज एंड वेजेस लिख दिया 195, 195, 195 से लिख दिया ना 195 सर। सर क्वेश्चन है ना, आपको बताया नहीं कि इसमें ना एक्चुअली क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इसमें कुछ कंटेंट है जो सैलरी का है, कुछ कंटेंट है जो वेजेस का है, कुछ कंटेंट किसका है, सैलरी का, कुछ कंटेंट किसका है, वेजेस का सर। फाइन, अब उसने बाइफिकेशन नहीं दी है, बाइफिकेशन देने की जरूरत नहीं है उसको सर। क्यों? सर मुझे ये बताओ, अब सैलरी एंड वेजेस है, पहली बात तो अगर वो वेजेस है तो बच्चों को तो ऐसा लगता है कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, लेबर को पे की है सर, इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाने चाहिए सर। अगर वो सैलरी है वो इंप्लॉइज को पे की है, कोई एचआर इंप्लॉय है, फाइनेंस का इंप्लॉय है, अकाउंटेंट है सर, उसको पे की है, उसका प्रोडक्शन से कोई लागत देगा नहीं है सर, वो अपना ऑफिस का खर्चा है सर, वो पीएनएल में जाना चाहिए। बच्चों को नॉर्मली ये लगता है, और जो ठीक भी है सर। तो बच्चों को ये आता है कि अगर सैलरीज एंड वेजेस, अगर इसमें कुछ कंटेंट वेजेस का है तो एग्जामिनर ने बाइफरकेट क्यों नहीं किया सर, 195 को 195 को बाइफरकेट क्यों नहीं किया, हम क्यों ना सही पोस्ट करें सर। सब बात को समझो, बात ये नहीं होता कि हमेशा सैलरी पीएनएल में जाएगा, हमेशा वेजेस पे ट्रेडिंग में जाएगा, ऐसा नहीं होता, हमेशा नहीं होता, ध्यान से समझो सर। ठीक है, ये मैंने एक हॉर्लिक्स फैक्ट्री बनाई थी अपना, जो जीएसटी की फैक्ट्री है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन वालों की। ठीक है ना, हमारे यहाँ पे फैक्ट्री है जो वो एक्वायर कर लिया, किसने एक्वायर कर लिया, मैं दोबारा बना देता हूँ, यूनिलीवर ने एक्वायर कर लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक्वायर कर ली जीएसटी सर। ठीक है ना, कुछ साल पहले। तो यानी कि ये जो फैक्ट्री है, ये बाकी सारे ऑफिस प्रेमाइसेस है। ठीक है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे झाड़ू पोछा नहीं लगता, कि यहाँ पे गार्डन में गार्डनर नहीं है? फाइन, क्या जो वो जो बंदा झाड़ू पोछा मारता है उसको जो पैसा पे करते हो उसको आप सैलरी वर्ड यूज करते हो कि वेजेस वर्ड यूज करते हो? आपके अकाउंट्स की किताब वेजेस वर्ड यूज करती है, वो वेजेस ही है सर। पर वो खर्चा कहाँ हो रहा है, मुझे ये बताओ बस, ये फैक्ट्री में हो रहा है या ऑफिस में हो रहा है सर? ऑफिस में हो रहा है। अगर ऑफिस में हो रहा है तो उसका प्रोडक्शन से तो लागत देगा है नहीं ना, तो लेना देना तो है ही नहीं उसका, तो वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, नो डाउट इन दैट सर। तो यानी कि फॉर एग्जांपल 195 यहाँ पे गिवन है, अब मान के चलो मोटा मोटा फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो सैलरी पे की है वो तो पे की है 170, बाकी 25,000 कुछ वेजेस पे की है, किसी ने झाड़ू पोछा मारा, कोई प्लम्बर है, कोई आप फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, कोई माली रखा हुआ, कुछ भी रखा हुआ, तो उनको वेजेस तो पे की गई है ना सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? सो ठीक है, तो कहने का मतलब ये, क्योंकि ये ऑफिस का खर्चा है ना, चाहे वो सैलरी है चाहे वेजेस है, पर ये है ऑफिस का खर्चा सर। क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है सर, इसलिए हम उसको पीएनएल में भेजते हैं सर, नॉट जस्ट ये रट्टा कि आगे सैलरी लिखा हुआ है इसलिए वो पीएनएल में जाएगा, एंड वाइस वर्सा देख लो सर। अब यानी कि कहने का मतलब ये आपकी फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री है सर, यहाँ पे बहुत सारी लेबर काम कर रही है, बहुत सारी लेबर काम कर रही है सर। ठीक है, यहाँ पे मेरा 2000 मजदूर काम कर रहा है सर, मैंने अपने 10 एमबीए हायर कर लिए सर, उन्हें एमबीए किया हुआ है सर। फाइन, उनका काम क्या है, सिर्फ मजदूरों से काम लेना है, मैंने उनको कहा भी सुपरवाइज करो। ठीक है, उन तो आपने उनको गाइड करना और काम ले रहे हैं उनसे सर। अब उनको जो मैं पैसा पे कर रहा हूँ तो उनको मैं क्या बोलता हूँ, सैलरी, क्या बोलता हूँ, सैलरी। मेरे पास यहाँ पे 2000 मजदूर काम कर रहा है, और कुछ 10-12 मैंने सुपरवाइजर या मैनेजर, कुछ भी वर्ड यूज कर लो, तो मैंने वो हायर किया हुआ है, जो उनको जो पे कर रहा हूँ उसको हम क्या बोलते हैं, सैलरी। क्या बोलते हैं, सैलरी सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आई यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर? फाइन, उसके अलावा सर, तो यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखा होता उदाहरण तौर पे वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी लिखा होता उदाहरण तौर पे 2 लाख सर। ठीक है ना, तो मान के चलते कि यानी कि इसमें मेजर पोर्शन वेजेस का है, पर कुछ पोर्शन सैलरी का है सर। पर कहने का मतलब ये खर्चा है तो फैक्ट्री का ना, इसीलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, नॉट जस्ट बिकॉज की वेजेस आगे लिखा हुआ है सर, नॉट जस्ट बिकॉज की वेजेस आगे लिखा हुआ है। अब वेजेस आगे लिखने का मतलब ये है कि वेजेस की मात्रा ज्यादा है, सैलरी की मात्रा कम है, बट हाँ ये खर्चा फैक्ट्री का है सर। सैलरी और वेजेस लिखने का मतलब ये है कि सैलरीज हम इसलिए आगे लिख रहे हैं कि सैलरीज की मात्रा इसमें ज्यादा है पर वेजेस की अलग है, पर हाँ ये दोनों खर्चे किसके हैं, ऑफिस के हैं, नॉट फैक्ट्री के, इसलिए हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई? इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है, डू आस्क मी इन द कमेंट सर। ठीक है, जरूर पूछना सर, आई विल श्योरली रिप्लाई सर। फाइन, उसके बाद मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही बेटा? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गए। अगर बस अब कंक्लूड कर दूं, अब जो आपको मैम ने सिखाया है, अगर आज सैलरी लिखा हुआ हो तो कहां जाएगा, आगे सैलरी लिखा हो तो कहां जाएगा, पीएनएल में। अगर आगे वेजेस लिखा हो तो कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। क्यों, रीजन मैंने आपको बता दिया डिटेल में सर। सर ये बताओ, सैलरी किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, वेजेस किसके लिए वर्ड यूज करते हैं? सर वैसे तो कोई हिट एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी कानून की किताब में नहीं लिखा हुआ है,
मैं अपने मजदूर को पैसा पे कर रहा हूँ, मैं वर्ड सैलरी भी यूज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। और थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं वर्ड वेजेस यूज कर लेता हूँ सर। ओके, तो वो जो हमें सिखाया गया था, जो हम आपको सिखा रहे हैं, जो हमें क्या सिखाया गया था पहले मैं वो बोलूंगा सर। अब मेरा इसमें इनपुट क्या है, नेक्स्ट टाइम में वो बोल दूंगा सर। हमें तो ये सिखाया गया था कि यार जिसके पास डिग्री होती है ना, जो उसको पैसा पे करते हैं ना, उसको बोलते हैं सैलरी। चाहे किसी ने एमबीए की डिग्री की है, किसी ने लॉ की है, किसी ने कुछ की है, उसको पे कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सैलरी सर। जिसके लिए कोई प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्ड है सर, जिसके लिए कोई प्रोफेशनल नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है ना। फॉर एग्जांपल मेरे घर के पास बहुत सारा रेता पड़ा है, वो मैंने रेता उठवा के कहीं से वो आगे जाके मैंने फेंकवाना है, तो उसके लिए कोई प्रोफेशनल नॉलेज नहीं रिक्वायर्ड, तो प्रोफेशनल कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है सर। ठीक है, तो अगर इसके लिए मैं कुछ पे करूँ उसको हम क्या बोलते हैं, वेजेस। क्या बोलते हैं, वेजेस। ठीक है, तो जो पहले जमाना था ना, जो मैं समझता हूँ आज से 25-30 साल पहले डिग्रीज कम होती थी। आजकल तो यार किसी बंदे ने एक नॉर्मल आप मानोगे नहीं, किसी पैलेस में फंक्शन है शादी का, ठीक है, वहां पे उसने कैप्टन लगना है, तो उसको भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आता है वो भी अगला। आजकल ना हर चीज में अगर अगर किसी ने बार्बर बनना है, आजकल बार्बर की भी डिग्री है यार। वो कोई है ना, मतलब कि वो उसने बाल काटते हैं तो उसके लिए वो डिग्री करके आता है सर। आजकल तो वो आप कनाडा चले जाओ, विदाउट एनी डिग्री आपको लेबर की जॉब भी नहीं मिलती सर। फाइन, तो पहले जो जमाना था, डिग्रीज कम प्रोफेशंस के लिए होती थी, तो सैलरी वेजेस वो डिफरेंशिएट करना इजी रहता था। आजकल सैलरीज एंड वेजेस डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना, बिकॉज नंबर ऑफ डिग्रीज तकरीबन पैदा हो गई है तकरीबन हर एक फील्ड के लिए सर। ठीक है ना, तो आजकल तो किसी बंदे ने अब मान के चलो क्या बोलते हैं, फॉरमैन बोलते हैं कंबाइन की इंडस्ट्री में, फॉरमैन। तो फॉरमैन भी ऐसे नहीं बनता, उसके लिए भी नॉलेज रिक्वायर्ड है। हाँ जी हाँ, फॉरमैन भी यार वो बस एक इंजीनियर नहीं होता, इंजीनियर तो है ही प्रोफेशनल सर। तो ठीक है, एक बंदे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की है, किसी बंदे ने आईटीआई का डिप्लोमा किया, फर्क इतना ही होता है उसमें। ठीक है ना, और किसी ने जो इंजीनियरिंग, और कई लोग तो मैं बता रहा हूँ सच में, वैसे चलो छोड़ो अकाउंट्स की बात, कई लोग तो ना विदाउट एनी डिग्री इतनी नॉलेज रखते हैं जो डिग्री वाले नहीं करते। शायद मुझे लगता है कि जो मेरे घर का इलेक्ट्रिशियन है वो सारी वायर डाल देगा पूरे घर में, जब घर बन रहा है कौन सी वायर कहाँ जा रही है वो डाल देगा। शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कोई लोकल किसी यूनिवर्सिटी से बन के आएगा ना, शायद मुझे लगता है हो सकता है कि 10 में से 5 वो ना डाल पाए सर। इलेक्ट्रिशियन डाल देगा, उसको प्रैक्टिकल डालना आता है, वो प्रैक्टिकल काम करता है सर। सो आजकल सारी स्किल्स की वैल्यू है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिग्री सर, बट हाँ, जो एक ऑथेंटिक एडिशनल डेफिनेशन सैलरी हम उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिसके लिए प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड है सर। ठीक है, तो वेजेस इसको बोलते हैं जिसके लिए प्रोफेशनल डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है सर। हम क्या वो अपनी फॉर्म में यूज करें, आपकी मर्जी, जो मर्जी वर्ड यूज करो सर, आपकी फॉर्म, आपका खर्चा, आपकी मर्जी वर्ड यूज करो सर। ठीक है, तो सर अगर हम सैलरी वर्ड यूज करना चाहें सर कर लो, नाम में क्या रखा है, बस ये रखना जो फैक्ट्री वालों को सैलरी पे कर रहे हो वो तो वहां भेज देना ट्रेडिंग अकाउंट में, जो ऑफिस में सैलरी पे कर रहे हो वो भेज देना वहां पे पेरोल अकाउंट में, जो मेन हमारा लॉजिक है सर। नाम में क्या रखा है सर, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर। उसके बाद सर नेक्स्ट, सर इतना तो हमारे हम क्लास 11th में नहीं सीखा, कोई बात नहीं, अगर किसी ने नहीं सीखा तो मैंने बता दिया सर। फाइन, उसके बाद ठीक है, रेंट कहाँ जाएगा मुझे बताओ सर। अगर रेंट का कुछ गिवन ना हो ना, रेंट किसका सर, अगर तो हुआ ना मशीन का रेंट वो फैक्ट्री में यूज हो रही तो ट्रेडिंग ऑन में जाता है। कुछ नहीं गिवन तो मान के चलते हैं मतलब कि ऑफिस बिल्डिंग का रेंट है, या कि ऑफिस में ऐसी चीज पड़ी है वो रेंट पे ली हुई है सर, कोई एसेट ऐसी ली हुई है सर, तो मान के चल रहे हैं कि पीएनएल का खर्चा है, कुछ गिवन नहीं है इसलिए वो पीएनएल में जाएगा सर। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, पीएनएल में जाएंगे सर। फाइन, तो रेंट कहाँ जाएगा, 132 कहाँ जाएगा, रेंट कहाँ जाएगा, 132 कहाँ जाएगा, पीएनएल में सर। जनरल एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, पीएनएल में सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही। अब रेंट के नीचे वो गिवन था सर, अब रेंट किसको पे कर रहे हैं, मुझे वैसे एडजस्टमेंट बताई हुई थी, नीचे गिवन था सर, कहाँ गया वो कह रहा था ना मंथली रेंट पे करना है सर, है ना। तो क्या कह रहा था वो कि रेंट के अब सेकंड एडजस्टमेंट डील कर रहे हैं सर। सर एडजस्टमेंट क्या अभी डील कर लूं सर, सर वैसे ना मन करता है कि अभी डील कर लूं क्योंकि मुझे रेंट दिख गया और नीचे एडजस्टमेंट दिख गई, अभी भी डील कर लूं सर। सब वैसे मेरा जो असूल है, मैं ना लाइन खाली छोड़ता हूँ पहले, मैं मेरा नियम है, मैं क्या करता हूँ पहले सभी इसको डील करूंगा सभी को सर, एडजस्टमेंट को बाद में करूंगा। वो होता क्या है, अगर मैंने बीच में एडजस्टमेंट डील कर ली ना, 5 में से 4 तो डील हो जाएंगी, जो एक रहेगी ना वो पहले मुझे फिल्टर आउट करनी पड़ी कौन सी रहेगी सर। और मुझे लगता है मतलब बाय हार्ट की वो हो गई क्लियर सर, पर वो क्लियर हुई नहीं होती सर, उसका सेकंड इम्पैक्ट पड़ा होता है, क्योंकि मैंने ये भी इंश्योर करना होता है कि उसका डबल इम्पैक्ट पड़ा कि नहीं पड़ा। राइट नाउ मेरा जो ध्यान है वो फिल्टर आउट करने में है कि ट्रेडिंग में भेजूं, पीएनएल में भेजूं, प्रॉफिट एंड सेपरेशन अकाउंट में भेजूं सर, ना कि मेरा ध्यान एडजस्टमेंट पे अभी राइट नाउ सर। एडजस्टमेंट को सिर्फ बाद में देख लेंगे, नॉट अ बिग डील सर। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे सर।
ठीक है, वो पता होता है कि बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, फटाफट एडजस्टमेंट डालते जाओ। अब मेरे ध्यान था कि रेंट की एडजस्टमेंट है तो मैंने क्लिनिक खाली छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है ना? आपको पता नहीं इंटरेस्ट ऑन लोन पे कुणाल की भी है एडजस्टमेंट, शायद कुछ बोल रहा था ना इंटरेस्ट ऑन लोन पे। फाइन, थोड़ा सा कॉर्नर फंड में रखा करो सर, जो भी इन्वेस्टमेंट होगी सर। ठीक है, तो एनी हाउ सर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय कुणाल सर। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये इंटरेस्ट मैंने पे किया है या मुझे रिसीव हुआ, ये मेरा खर्चा है कि इनकम है सर? पहली बात तो ये ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड है, अगर डेबिट से पे शो हो रहा है दैट मींस खर्चा है सर। तो लोन बाय होम, लोन बाय कुणाल। कुणाल क्या है मेरा पार्टनर, कुणाल क्या, सॉरी क्या है मेरा फर्म का पार्टनर। तो फर्म के पार्टनर से क्या लिया हुआ है, लोन। तो उसको कुछ भी पे करोगे ना, इंटरेस्ट पे करोगे, जितना भी इंटरेस्ट पे करोगे वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर पार्टनर से लोन लिया और उसको इंटरेस्ट पे करना, उसको क्या मान के चलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां जाएगा ये 1500 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सर। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट है नहीं कोई, कितनी इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, वो कह रहे कि पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग नहीं है। वो कह रहे कि पे कर दिया, आउटस्टैंडिंग नहीं है। अगर आउटस्टैंडिंग होता तो बैलेंस शीट में कंसीडर करना पड़ता है सर। फाइन, उसके बाद सन्ड्री डेटर्स कितने हैं, सन्ड्री डेटर्स कितने हैं बेटा, 2,15,000। वो कहां जाएंगे, बैलेंस शीट में। कहां जाएंगे वो, बैलेंस शीट में। फर्नीचर कहां जाएगा, बैलेंस शीट में डाल दो। कंप्यूटर कहां डाल दो, बैलेंस शीट में डाल दो। मशीनरी कहां डाल दो, बैलेंस शीट में डाल दो। तो ये 4 एंट्रीज कहां जाएंगी, बैलेंस शीट में सर। तो फटाफट बैलेंस शीट में डाल दो, साथ में डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट थी कि लाइन छोड़ते जाना सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद तो कहने का मतलब क्या है, तो फर्नीचर एंड फिक्सर यहाँ पे आ गया, कंप्यूटर यहाँ पे आ गया, मशीनरी यहाँ पे आ गया, डेटास यहाँ पे आ गया सर। फाइन, तो मैंने 4 ही एंट्रीज डाल दी, दैट्स इट सर। फाइन, आगे मूव करें सर। उसके बाद जो जो मैं एंट्रीज डालता जा रहा हूँ, या तो उसको मैं कलर कर रहा हूँ या टिक लगा रहा हूँ सर। जो बच जाएंगे वो देखेंगे, कोई रह ना जाए सर। आई विल इंश्योर कि एंड में कोई एंट्री बचे नहीं सर, बस सिर्फ टोटलिंग वगैरह करनी हो, दैट्स इट मैंने सर। ठीक है जी, उसके बाद आगे मूव करते हैं लोन टू करंट। एक मैंने, अच्छा, कुणाल से लोन लिया हुआ है और करण को लोन दिया हुआ है सर। ठीक है ना? एक सिमिलर क्वेश्चन सेम आपकी बुक में भी है इसके साथ का, फाइन इलस्ट्रेशंस में। सो लोन टू करण सर, लोन टू करण सर। फाइन, लोन टू करण सर। फाइन, एक मिनट। फाइन, इलस्ट्रेशन नंबर 13, इलस्ट्रेशन नंबर 13 सर। सो उसके बाद लोन टू क्या नाम है, करण सर। ठीक है जी। सो लोन टू करण कितना है सर, 15,000। सो मैंने लोन दिया हुआ है करण को। मुझे ये बताओ, अगर मुझे क्वेश्चन ना बताए कि ब्याज लेना है नहीं लेना, तो लेंगे क्या नहीं लेंगे? अगर डीड ने कुछ नहीं लिखा हुआ तो ब्याज नहीं लेना उससे, पर देना होता है हमने हमेशा सर, एट द रेट ऑफ 6%, अगर मेंशन नहीं है आरओआई सर। फाइन, उसके बाद तो लोन टू करण हमने पैसा दिया हुआ है, तो ये मेरी एसेट है कि लायबिलिटी है? अरे भाई, मैंने पैसा दिया हुआ है, मैंने उससे लेना है, वो मेरे क्या है, एसेट। ये कहां जाएगा, एसेट साइड में। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन कैश बैंक भी कहां जाएगा, एसेट साइड में से। तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड भी कहां जाएगा, एसेट साइड में सर। फाइन, तो ये देख लो फटाफट, लोन टू करण, ठीक है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड सर। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक अभी मैंने टिक नहीं किया, मेरे पास आया नहीं सर। फाइन, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में आएगा। उसके बाद आगे मूव करें सर। ठीक है, अब तक मैंने क्या किया, सिर्फ एंट्रीज को पिक किया, कुछ एंट्रीज ट्रेडिंग में फिल कर दी, कुछ एंट्री मैंने कहां पोस्ट कर दी, पीएनएल में, कुछ बैलेंस शीट में, एज द केस में बी एप्रोप्रिएटली सर। फाइन, उसके बाद सेल कहां जाएगी बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। मैंने कहा था ना कि सेल रिटर्न की एंट्री है, एक लाइन छोड़ के डाल देना, सेल आएगी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म ने बिजनेस किया सेल नहीं होगी, बिजनेस का किया है, बैलेंस शीट किसकी बना रहे हो सर, तो सेल की तो एंट्री होगी होगी सर। फाइन, और सेल कितनी है, 13 लाख। परचेज रिटर्न कितनी है बेटा, 12,000 सर। ठीक है, जो सेल है तो वो सेल कहां लिख दो, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में सर। परचेज रिटर्न क्या कर दो, माइनस कर दो सर। जो परचेज रिटर्न होती है तो वो कहां होती है सर, जो परचेज रिटर्न होती है ना, जब हम खरीदते हैं तो माल परचेज करते हैं, वो डेबिट करते हैं सर। ठीक है, एज पर विच रूल, एज पर विच रूल, +1 में 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग था। जब हम माल परचेज करते हैं, जब माल मेरे पास आ रहा है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। परचेज को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, एज पर विच रूल, फटाफट क्विक। परचेज डेबिट करते हैं एज पर विच रूल, परचेजेस डेबिट होता है एज पर विच रूल सर, नॉमिनल, रियल, पर्सनल। बताओ एज पर विच रूल, फटाफट फटाफट कमेंट करो सर, फटाफट कमेंट करो। वो कह रहे हो रियल सर। सर बहुत बच्चों को कंफ्यूजन यही रहता है कि माल आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन एज पर रियल अकाउंट रूल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो हम डेबिट करते हैं, गलत सर। परचेज करना, माल को खरीदना हमारा खर्चा होता है, एज पर नॉमिनल रूल में एक्सपेंस को बुक कर रहे हैं सर। ओके, जब हम माल को वापस दे देंगे, ड्यू टू एनी रीजन मैंने माल वापस दे दिया सर, उसको फिर रिवर्स करना पड़ता है।
उसको क्या करना पड़ता है, फिर मैं क्या करूंगा, परचेज रिटर्न को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा सर। +1 में 90% बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, जब के वो पहला वो स्टार्टिंग में चैप्टर रहता है ना जनरल का, तो आई थिंक 6 चैप्टर है ना, तो उसमें वो पूछते हैं नेचर ऑफ अकाउंट्स, तो नेचर अकाउंट में बच्चे यहाँ लिखते हैं रियल अकाउंट, गलत, रियल नहीं है। क्या है ये, परचेज करना क्या होता है, खर्चा होता है सर। क्या होता है ये, खर्चा होता है। सो एज पर द नॉमिनल रूल हम खर्चों को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं सर। अब हमने अगर अपना कुछ कहना है सामान वापस कर दिया, तो अब वो मेरा खर्चा तो रहा नहीं ना, फाइन, तो उस खर्चे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा सर। अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो खर्चे ऐसे रिवर्स तो नहीं होते, वो एज पर द मॉडर्न अप्रोच होते हैं, उसको रिवर्स करना पड़ता है, फाइन। अगर उसकी बात करें एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो मैंने पहले खर्चा बुक किया, ये मैंने इनकम बुक कर दिया, पैसा समझ लो सर। अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन की बात करें तो एक्सपेंस को हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, उसको रिवर्स करना है तो हमने क्या कर दिया, उसको क्रेडिट कर दिया सर, फाइन। सो उसके बाद सर, ठीक है बेटा, अच्छा सर, यानी कहने का मतलब क्या है, परचेज में क्या करता हूँ, डेबिट, क्योंकि मेरा खर्चा है। बच्चों को लगता है डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरा खर्चा है, मैंने माल परचेज किया है, मैंने माल वापस दे दिया सर, उसको मैं क्या करूंगा, क्रेडिट, क्या करूंगा, क्रेडिट, इसलिए वो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे शो हो रही है। और माल बेचा, इट वाज माय रेवेन्यू, रेवेन्यू होता है क्रेडिट, रेवेन्यू होता है क्रेडिट सर, फाइन। और उसके बाद अगर वापस आ गया सामान तो फिर क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा, वो कहां पे शो हो रहा है, डेबिट सर, इसलिए डेबिट बैलेंस पे शो हो रहा है, वो कहां शो हो रहा है, क्रेडिट बैलेंसेस पे शो हो रहा है सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, नाउ अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू करंट, मुझे ये बताओ फटाफट, ये डेबिट साइड पे शो हो रहा है, क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। अब ये इंटरेस्ट क्रेडिट साइड पे शो हो रहा है, भाई खर्चा है कि इनकम है मेरी, सर इनकम है, क्या है ये मेरी इनकम है। तो 700 रुपए मुझे क्या मिला, ब्याज मिला, किससे मिला है, करंट से मिला सर। तो इनकम कहां जाएगी, इनकम कहां जाएगी सर, अब क्रेडिट साइड, किसकी क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सर, फाइन। तो अगर ब्याज दे रहे हो तो भी डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट, अगर ब्याज ले रहे हो तो भी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर ऊपर एक लाइन छोड़ दे सर, यस ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों में एक लाइन छोड़ दिया करो सर। बाद में अगर फिर तो एक लाइन होगी, दूसरी रह जाएगी, रह जाए खाली तो क्या हो जाएगा, कौन सा पहाड़ आ गया, रह जाए सर। इतना हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया था, फिल तो इतना हुआ, तो क्या हुआ, थोड़ा ज्यादा ही कर लिया करो सर, 2 पेज यूज किया करो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगले पेज में बैलेंस शीट सर, खुला खुला कराया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे, उसी पेज पे शुरू नहीं करना, ठीक है, कंजूसी नहीं करनी दोबारा, ठीक है ना। एक पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट, पी अकाउंट बना लिया, अब देख लो क्वेश्चन कैसा है सर, पी एंड एप्रोप्रिएशन यहाँ बनाना है, यहाँ बना लो सर, नहीं तो फिर नेक्स्ट पेज पे पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट या बैलेंस शीट, या फिर यहाँ पे बैलेंस शीट आ जाएगी, या फिर पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर यहाँ बैलेंस शीट आ जाएगी सर, एज द केस में भी। यहाँ पे थोड़ा सा पेज खाली बच जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से मत शुरू करियो, क्यों सर, मुझे बर्ड आई व्यू चाहिए होता है क्वेश्चंस को फिल करने के लिए। जब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी स्टार्टिंग में मुझे पता होता है कौन से एडजस्टमेंट कहाँ शो हो रही है, तो मुझे बर्ड आई व्यू चाहिए सर। तो यहाँ पे अगर मैंने पेज यूज कर लिया तो नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, तो पेजेस को फोल्ड करते रह जाऊंगा, पक्का एंट्री मिस हो जाएगी सर। तो स्टार्टिंग ऑफ अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो, जिंदगी में पहली बार कर रहे हो, तो कभी नहीं करना चाहिए ऐसे सर, पेज खाली छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से शुरू करो सर, न्यू पेज। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट 2 पेज यूज करने, बर्ड आई व्यू चाहिए मुझे हमेशा सर, स्टार्टिंग ऑफ लाइक दिस क्वेश्चंस में सर। एक बार हाथ टिक गया, 3-4 क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस हुई पड़ी, फिर कोई दिक्कत नहीं, वो बंदा फ्लो से करता रहता है सर। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है सर, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर। उसके बाद सर, अब कहाँ पहुंच गया मैं, हाँ वहां पे सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे बेटा, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड पे सर, लोन बाय कुणाल, कुणाल से लोन लिया हुआ है सर, है ना। एक तो लोन दिया हुआ था, यहाँ पे वर्ड यूज किया था लोन टू, यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, लोन बाय। तो लोन लिया हो, ये भी कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे जाएगा, 75,000 25,000 सर, ठीक है। बाकी कैपिटल की एंट्रीज है 450 420, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में आओ फटाफट, बैलेंस शीट में आओ फटाफट सर, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट ऊपर लिख लो सर, करंट का लिख लो, कैपिटल अकाउंट कितना है 450, छोड़ दो क्योंकि कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग्स की एंट्री 2-3 लाइन छोड़ दो सर, ठीक है, ड्राइंग्स की एंट्री है। ऐसे कुणाल की कैपिटल लिख लो सर, वो भी 420 है, वो भी लिख लो सर। उसके अलावा और क्या गिवन था सर, कुछ 2-3-4 लाइन छोड़ दो क्योंकि प्रॉफिट की एडजस्टमेंट भी करनी है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट भी करनी है, 2-3 लाइन छोड़ दिया करो, दैट्स इट सर। आगे मूव करो सर। क्रेडिटर कहाँ कितना हुआ, 75,000, लोन में कुणाल कितना था 25,000 सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही, आई यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सर। मुझे ये बताओ, क्या मैंने अब तक ट्रायल बैलेंस की सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, क्या मैंने ट्रायल बैलेंस को छोड़ा है कोई अभी तक मैंने एडजस्टमेंट टच नहीं की सर। कई बच्चे क्या करते हैं, एडजस्टमेंट बीच में टच करना शुरू कर देते हैं, अब होगा क्या, फिल्टर आउट करनी पड़ेगी, कौन सी टच कर दी कौन सी छोड़ दी सर, फिर क्वेश्चन रीड करो सारा बैठ के,
कौन सी कर दी कौन सी छोड़ दी, तो मैं पंगे नहीं लेता सर एडजस्टमेंट से, मैं छोड़ ही देता हूँ, इमोशनली अटैच ही नहीं होता, कोई बाद में देखेंगे यार, छोड़ो परे उनसे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब तक कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट करो फटाफट, अगर कोई डाउट है तो बताओ, क्विक, फटाफट सर। फाइन, ठीक है, आगे मूव करें बेटा। फाइन, उसके बाद सर अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स के। एडजस्टमेंट की मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डबल इंपैक्ट होता है सर। डबल इंपैक्ट क्यों होता है वो भी मैंने डिटेल में बता दिया आपको सर। डबल इंपैक्ट क्यों होता है वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया सर। नाउ सर वो कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक है 65,000, तो बेसिक एडजस्टमेंट है सर, क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करो सर। ठीक है सर, क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करना भूल गए सर। एक्चुअली क्या है, अगर आप क्लास 11th में आपको याद हो, अगर परचेजेस गिवन हो ना यहाँ पे, तो क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं करते ट्रायल बैलेंस में सर। है सर, क्योंकि अगर मैंने 100 रुपए का सामान लिया, उसमें 80 का बेच दिया, 20 बच गया, तो मैंने 100 की परचेजेस डाल दी ना, तो 20 का अलग नहीं डालना, वो 120 हो जाएगा। कभी भी ट्रायल बैलेंस में परचेजेस गिवन हो ना, कभी भी ट्रायल बैलेंस में परचेजेस गिवन हो, ओके, यहाँ पे डेबिट साइड है, यहाँ क्रेडिट साइड है, अगर आप ट्रायल बैलेंस में यहाँ परचेजेस लिख रहे हो तो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं होता। क्यों? उदाहरण तौर पे मैंने 100 रुपए का सामान लिया बेचने के लिए, 80 का बेच दिया, बी का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है नहीं बिका, तो मैंने परचेजेस किससे बुक किया? 100 से बुक किया ना, तो मैंने यहाँ परचेज 100 लिख तो दिया, अब 20 और रिकॉर्ड करके उसको 120 क्यों बना रहे हो? अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक शो करना है तो आप वर्ड यूज करोगे एडजस्टेड परचेजेस। आप क्या वर्ड यूज करोगे? एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है, आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 80 लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा एडजस्टेड परचेजेस, फिर यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा बेस, फिर आप ऐसे लिख सकते हो सर। अगर आप भूल गए, अगर आप क्लास 11 में ऐसे था सर। फाइन, आप इसलिए नॉर्मली क्वेश्चंस में देखोगे कि क्वेश्चंस में नॉर्मली परचेजेस गिवन रहता है सर, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट रहती है सर। ठीक है ना, वो तो हमने फिर फिल करनी है ना क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस शीट में स्टॉक शो करनी है कि नहीं करना सर, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर एडजस्टेड परचेजेस गिवन हुआ है ना, और एग्जामिनर ने जान के आपका माइंड वॉश करने के लिए, आपसे कुछ पंगा लेने के लिए नीचे क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, फिर मत कंसिडर करियो, फिर आप, हाँ है ना, फिर वो एडजस्टेड परचेजेस है, फिर एक्चुअली क्या है, उसका सिंगल इंपैक्ट ही है, वो ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है ना, वो कहां जाएगा? उसका कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्या बैलेंस शीट में नहीं जाएगा? बैलेंस शीट में तो शो करेंगे ना। एक्चुअली वो अकाउंट है, अकाउंट का बैलेंस तो निकल के आया है ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस है, तो वो उसको क्लोजिंग स्टॉक में तो शो करेंगे ना बैलेंस शीट को। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट में जाएगा जाएगा ना, क्या स्टॉक नहीं शो करोगे अपने एसेट साइड पे? वो तो अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, अकाउंट के बैलेंसेस निकल रहे हैं और क्या। ऐसा मशीनरी अकाउंट बना हुआ है, लेजर अकाउंट बना हुआ है, उसका ट्रायल बैलेंस में बैलेंस लिख दिया, आगे बैलेंस शीट में ले आए। फर्नीचर अकाउंट का लेजर अकाउंट बना हुआ है, उसका बैलेंस लिख दिया, वहां पे ले आए सर। जो नेट प्रॉफिट लॉस वगैरह होता है, पी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो कहां चला जाता है? वो उस पे पीएनएल में चला, सॉरी कैपिटल अकाउंट में चला जाता है सर। फाइन, उसके बाद सर आगे मूव करें सर, तो 65,000 क्लोजिंग स्टॉक है, ये कहां शो होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के राइट साइड पे शो होगा, दूसरा बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे शो होगा। 65,000 है ना, ठीक है ना, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया बेटा? 65,000 सर। दूसरी तरफ अपना बैलेंस शीट कहां गया? बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया सर? 65,000 सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? एंड में दिखाऊंगा एडजस्टमेंट करने के बाद सर, एक भी चीज नहीं छूटेगी बॉस, सारा टिक हाईलाइट हो चुका होगा, बस टोटल लगाना है, दैट्स इट सर। फाइन, बस क्या करना है, पहले परफॉर्मेट ड्रॉ करो, सिंपल एक एडजस्टमेंट्स की दिमाग में याद कर लो, अगर कुछ भूल भी गया तो क्या हो गया, थोड़ा चारों मार के लिख देंगे और क्या है ज्यादा से ज्यादा, पर मैंने सीक्वेंस एक ही फॉलो करना है सर। मैंने 5 एडजस्टमेंट मेमोराइज कर लिए है ना, एक आधी छूट गई, उसमें लाइन छोड़ना भूल गया तो क्या है, थोड़ा लाइक एरो डाल के लिख देंगे और क्या है ना, भिड़ा भिड़ा लिख देंगे, उसमें क्या जाएगा सर, क्या दिक्कत है उसमें? कौन सा कोई तो चला गया, बट दिक्कत पॉइंट ये है, सबसे बड़ी चीज है कि मेरी फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट तो टली होगी, मुझे सारा करने की जरूरत तो नहीं है, यही तो बड़ा सबसे बड़ा पॉइंट है। कौन अपना टाइम खराब करेगा, 15 मिनट लगाएगा 20 मिनट इस पे द्वारा। फाइन, उसके बाद अब रेंट कितना कह रहा है वो, कि 12,000 पर मंथ पे करना है करण को, और कर रेंट पे कितना किया हुआ है हमने, क्वेश्चन में देखो 132 पे की है। सो अगर 12,000 पे कर रहे हो 12 मंथ्स का, तो 144 बना, कितना बना? 144। और आपने अभी तक एक्सपेंस कितना बुक किया है? सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ्स का बुक किया है 132, यानी कि 12th मंथ का रेंट बुक ही नहीं किया। जबकि एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है कि सभी 12 मंथ्स का रेंट बुक होना चाहिए, एक्सपेंस बुक करना है सर। फाइन, 132 किया हुआ ना, उसको 144 करो सर, 132 को, तो एक्सपेंस को 144 बनाओ, तो क्या करो, 12,000 का एक्सपेंस और बुक करो, ठीक है, तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना हो गया? 144 सर। तो रेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर दो। अभी एडजस्टमेंट है, सेकंड इंपैक्ट डालना मत भूलना,
बिफोर मूविंग टू द थर्ड एडजस्टमेंट सर, टू द अनदर एडजस्टमेंट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? तो आउटस्टैंडिंग रेंट है, कहां शो होगा आउटस्टैंडिंग रेंट? कहां शो होगा? बैलेंस शीट में। कहां शो होगा? बैलेंस शीट में सर। तो आउटस्टैंडिंग रेंट बैलेंस शीट में शो होगा सर, ठीक है। तो कहां पे शो होगा? लायबिलिटी साइड में। कहां शो होगा? लायबिलिटी साइड पे सर, ठीक है। तो रेंट आउटस्टैंडिंग कहां हो गया? बैलेंस शीट में सर, 12,000 सर। सो मेक श्योर कि आप एडजस्टमेंट का डबल इंपैक्ट डाल रहे हो। मैंने क्लोजिंग स्टॉक का भी डाल दिया था पहले, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, एसेट साइड पे सर। अब आउटस्टैंडिंग रेंट का मैंने डबल इंपैक्ट डाल दिया, एक मिनट पीएनएल में ऐड कर दिया, दूसरा मैंने कहा ऐड कर दिया यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में बुक कर दिया सर, फाइन, रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट सर, अब क्या कर रहे हैं सर? तीन चीजों को डेप्रिशिएट कर दो। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 15%, कंप्यूटर को 25%, मशीनरी को 12%। ये कर लोगे सर? कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लोगे, ठीक है सर। तो डेप्रिसिएशन डेबिट कितना हो गया? डेप्ट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, इनर कॉलम में अपनी कैलकुलेशंस लिख लो सर। जो फाइनल अमाउंट होगी यहाँ पे लिख लेंगे सर। फाइनल कॉलम में दो कॉलम बना लियो, एक इनर कॉलम, एक फाइनल कॉलम सर, फाइन। उसके बाद डेप्रिसिएशन कितना फर्नीचर का कितना हो गया? 55,000 का 15%, कितना हो गया? 8250 सर। कंप्यूटर का कितना हो गया? 25%, कितना हो गया? 57,500 सर। मशीनरी का 3,20,000 के ऊपर 12%, वो कितना हो गया? 38,400। वो टोटल के तीनों का टोटल कितना आ गया? 14,150, 14,150 सर। क्या ये एडजस्टमेंट है? यस। क्या ये एडजस्टमेंट है? आंसर इज यस सर। फिर जो एडजस्टमेंट्स होती हैं उनका डबल इंपैक्ट होता है, आंसर इज यस सर। इसका डबल इंपैक्ट कहां होगा सर? एसेट साइड में जाके तीनों की डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख दो। एसेट साइड पे जाके तीनों की डेप्रिसिएशन क्या कर दो? माइनस करके लिख दो सर, फाइन। सो फर्नीचर वाली फर्नीचर माइनस कर दो सर, ठीक है। कंप्यूटर वाली कंप्यूटर माइनस कर दो, और दूसरी तरफ मशीन वाली मशीन माइनस कर दो सर, फाइन। ग्रॉस वैल्यू कितनी थी फर्नीचर की, कितनी माइनस होगी, और फाइनल अमाउंट फाइनल कॉलम में लिख दो। ऐसे सेम कंप्यूटर का फाइनल अमाउंट, ओके। फाइनल अमाउंट फाइनल कॉलम में लिखते रहो, सीधा टोटल लगा देंगे, दैट्स इट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अब तक मेरी तीन एडजस्टमेंट्स होगी ना? अब तक मेरी तीन एडजस्टमेंट्स होगी ना? ठीक है जी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रहा है? कितना पे करना है? 8% सर। सो कैपिटल के ऊपर 8% पे करना है, वो मेरा खर्चा है। वो मैं कहां लेके जाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां लेके जाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब तक यही तो समझाया है, अब तक यही तो समझाया है सर। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरी तरफ एडजस्टमेंट है डबल इंपैक्ट, तो एंट्री के पास होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट मेरा खर्चा है वो पीएनएल में चला जाएगा, इंटरेस्ट मेरा खर्चा है वो कहां चला जाएगा? पीएनएल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मेरा खर्चा है ना, तो वो कहां चला जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। वो कहां चला जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में सर, ओके। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये किसको पे करना है? जो भी पार्टनर का नाम है, टू मिस्टर ए बी सी, है ना। तो जो भी पार्टनर का नाम होगा उसको क्या कर दो? क्रेडिट कर दो सर। बिल्कुल, कहने का मतलब क्या है? खर्चा मैं अपना बुक कर लूंगा, वो उसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सर। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जर्नल एंट्री पास करूं, लेजर अकाउंट बनाऊं उसके, और इंपैक्ट शो करूं सर। मेरे 6-8 नंबर क्वेश्चन आना, मैं यही सॉल्व कर दूंगा, दैट्स इट सर, फाइन। इंटरेस्ट को कहां बुक कर दो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरी तरफ उसकी कैपिटल बढ़ा दो, उसको पैसा दे रही हो ना, कैपिटल है ना, उसकी तो ब्याज दे रहे हो। कितना पे करना है? 8%। कैपिटल है कितनी? कैपिटल है कितनी इनकी? 450 420, 450 420, ठीक है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन कॉलम में लिख लो 450 का 8%, ठीक है। कुणाल का 420 का 8%, कितना हो गया? 36 और 33 600, कितना हो गया? 69,669 सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सर? ऊपर एक लाइन छोड़ देना, लॉस भी आ सकता है, नेट प्रॉफिट भी आ सकता है, नेट लॉस भी आ सकता है, उसके लिए छोड़ देना एक लाइन सर, ठीक है। अगर यहाँ पे एंट्री आती तो मैं एक लाइन छोड़ के ही करता सर। मेरी हैबिट है, मुझे पता है कि ऊपर किसकी एंट्री आनी है, हमेशा उनकी एंट्री आनी होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमेशा ऊपर कैपिटल ही शो करते हैं, नीचे अपनी लायबिलिटी शो करते हैं। वो ऊपर थले हो जाता है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कोशिश करा करो ऊपर अपनी लायबिलिटी कैपिटल ही शो करनी है सर, फाइन। जो परफॉर्म है उसका। उसके बाद ठीक है, सेकंड इंपैक्ट इसका। सेकंड इंपैक्ट क्या है इसका? सेकंड इंपैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगले को ब्याज मिल रहा है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा सर, ठीक है। तो कुणाल को भी मिल रहा है, कुणाल को भी क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर? क्या मैंने डबल इंपैक्ट डाल दिया? क्या मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया इनसाइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सर, एंड यू नो द रीजन सर, एंड यू नो द रीजन सर। दूसरा, क्या मैंने उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो कर दिया? यू नो द रीजन सर। क्यों शो किया? क्योंकि वो क्या है, मैंने सॉरी अपना कैपिटल साइड में ऐड कर दिया। कैपिटल लायबिलिटी साइड में पूरा नाम होता है उसका, कैपिटल साइड में ऐड कर दिया उसको सर। उसके बाद सर नेक्स्ट मैनेजर कमीशन सर। मैनेजर क्या है? मेरा एम्प्लॉई है। मैनेजर क्या है? ये
मेरा एम्प्लॉय है। क्या मैंने कल कराया नहीं था परसों आपको? तो मैनेजर क्या है? मेरा एम्प्लॉय है। कमीशन पे कर रहे हो? अरे क्या है ये? मेरी एक तरह की सैलरी है ना, कमीशन है एक तरह का। सर क्या करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाऊं। कितना पे करना है मैंने? 1.5%। किसका? सेल का, नेट सेल का? सर नेट सेल में का फर्क क्या होता है? सर नेट सेल होता है जब सेल रिटर्न माइनस होती है। सर आपने पहले भी तो बोला था परचेजेस, वो एडजस्टेड परचेजेस था, नेट परचेजेस नहीं था। एडजस्टेड परचेजेस का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हुआ हुआ है। नेट परचेजेस का मतलब है कि परचेज रिटर्न माइनस हुई हुई है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे नेट सेल। तो यहाँ पे नेट सेल देख लो कितनी है, उसका 1.5% उसको कमीशन दे दो। सर सेल कितनी है? 13 लाख, सेल रिटर्न कितनी है? 28,000। तो 13 से 28 माइनस किया, कितना हो गया? 12,72। क्या आ गया? 12,72,000। तो 12,72,000 का 1.5% निकालो तो कमीशन पे कर दो। ठीक है, तो वो कह रहा है कमीशन इज पेएबल। पेएबल है ना, पे नहीं की, यानी कि पे नहीं की, आउटस्टैंडिंग है। तो एंट्री कर डालेंगे मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट। तो जो कमीशन है वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड सेपरेशन में, प्रॉफिट एंड लॉस में एम्प्लॉय के एक्सपेंस है सर। ठीक है, दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड में जाएगा सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? ठीक है, उसके बाद तो कितना आ गया ये? कितना आ गया बॉस? 19,080 रुपए। कितना आ गया? 19,080। कितना लगा देना है? किसका लगाना आप? कितनी अमाउंट थी ये? सेल की अमाउंट कितनी थी? 13 लाख। 13 लाख माइनस कितना? 28,000। 12,72 सर। तो 12,72 का 1.5% कितना आ गया? 19,080 रुपए। कितना आ गया? 19,080 रुपए सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है सर? आई यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? फाइन। उसके बाद सर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है ना, प्लीज नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे नहीं जाना। धर्म मान लो अपना कि डबल इम्पैक्ट डाल के फिर जाएंगे सर। ठीक है, ठीक है, फाइन, प्रण ले लो भाई, मूव मत करियो। ये सारा क्वेश्चन दोबारा देखना पड़ जाएगा, सिर्फ एक गलती की वजह से बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। वो कहेंगे कहाँ मिस हो गया एंट्री सर। कभी कभी तो एंट्री जल्दी मिल जाती है, सीधा एक कभी एंट्री मिस हो जाती है 10, 15, 20 हजार के सामने दिख जाती है। कभी कभी 2 एंट्रीज मिस हो जाती है, फिर तो ढूंढनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि टोटल पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा होगा सर। फाइन, ऐसी गलती मत करियो सर। नाउ तो कितना हो गया? 19,080। आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट पे, लायबिलिटी साइड पे। कितना आ गया? 19,080 रुपए सर। ठीक है, तो ये देख लो 19,080 रुपए मैनेजर कमीशन सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ठीक है सर। सर लास्ट एडजस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं हम। सर क्या आपकी बात पक्की है कि सारा कुछ टिक हो चुका है, आपने हाईलाइट कर दिया, सब कुछ लिख दिया, कुछ पेंडिंग तो नहीं है? आप देखना सर। फाइन, सिर्फ टोटलिंग बैलेंसिंग करना है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, बाकी सब ओके है सर। फाइन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है वो तो हमने पे किया 31 मार्च को, तो यानी कि आउटस्टैंडिंग की एंट्री नहीं है, तो कोई एडजस्टमेंट करने की डील करने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं कहा उसने, मुझे कहा कि लोन जो इंटरेस्ट पे किया ना वो पे कर दिया। क्या हमने ज्यादा पे किया कि कम पे किया? उसने कुछ एडजस्ट करने को कहा है मुझे? नहीं। ठीक है ना, वो तो जो इंटरेस्ट था जो मैंने कुणाल को पे किया था वो तो मैंने पहले ऑलरेडी बुक कर लिया एक्सपेंस। वो तो मैंने पहले बुक कर लिया, वो तो मैंने पहले पीएनएल अकाउंट में ले गया सर। वो पे कर दिया, इट्स ओके, वेल एंड गुड है सर। अगर नहीं होता आउटस्टैंडिंग शो कर देता सर। अगर कुछ ज्यादा कम करने को बोलता तो मैं उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देता, दैट्स इट। अगर मुझे कहता 700 पे किया, 300 और पेंडिंग है, तो मैं 700 वाले एक्सपेंस को 300 ऐड करके 1,000 बना देता। 300 पेंडिंग होता, मैं 300 को आने देता, आउटस्टैंडिंग में ले जाता। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा प्रीपेड हो सकता था। अगर वो कह रहा है कि 700 में से 100 प्रीपेड है तो 100 माइनस करके 600 बुक कर दूंगा एक्सपेंस को। सो क्योंकि मेरा प्रीपेड है उसको एसो साइड पे ले जाऊंगा, दैट्स इट सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? उसके बाद फटाफट ट्रेडिंग अकाउंट में आओ। आप देखो ध्यान से, क्या ओपनिंग स्टॉक कंसिडर है, परचेजेस कंसिडर है, परचेज रिटर्न पे टिक है, सेल रिटर्न सब कंसिडर हो गया सर। क्या आप इसका टोटल लगा सकते हो? क्या आप इसका टोटल लगा सकते हो? क्या आपने सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट, सिर्फ टोटलिंग बैलेंसिंग करनी है, दैट्स इट। ठीक है, कितना आ गया? 521। कितना आ गया? 521। ये कहाँ आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट सर। ऊपर एक लाइन छोड़ के रखिए हमेशा, ग्रॉस प्रॉफिट है ग्रॉस लॉस के लिए, मैंने पहले ही बोल दिया सर। फाइन, उसके अलावा देखो कोई एंट्री पेंडिंग है? सैलरी, वेजेस, मैनेजर कमीशन, रेंट, आउटस्टैंडिंग सब हाईलाइटेड है, मैंने कुछ लिखा हुआ उसके ऊपर टिक लगाया हुआ है सर। सर्कल किया हुआ इंटरेस्ट नोन बाय कुणाल 1,500 रुपया टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर कंप्यूटर मशीनरी, सब क्लियर है सर। क्या नेट प्रॉफिट निकाल लोगे? क्या टोटल लगा दोगे? 521, 521, इसका टोटल लगा लो, इसका टोटल लगा लो, जो हाई टोटल है यहाँ पे लिख लो सर। फाइन, जो डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कहां पे लिख दोगे आप? अपना नेट प्रॉफिट में। कहां लिख दोगे? नेट प्रॉफिट पे सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? ठीक है, सो आप इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल लगाओ, जो हायर साइड होगी, जो हायर अमाउंट होगी दोनों साइड पे लिख दो, जो कम अमाउंट होगी जिसका उसका डिफरेंस है उसमें डाल दो सर। ठीक है, आई डू होप आपको समझ आएगा। अगर किसी को ये भी नहीं समझ आया सर, सर आपने यहाँ पे टोटल लगाना है। फॉर एग्जाम्पल इसका टोटल 100 रुपये है, आपने इसका टोटल लगाया, इसका टोटल है 80 रुपए सर। तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है?
100 क्या लिख देना है 100 नीचे डबल लाइन लगानी टोटल के लिए हमेशा सर और यहाँ पे क्या लिख देना है 20 उसका बैलेंस फाइन दैट्स इट सर अगर क्या होता है इसका टोटल 100 होता उसका 80 होता तो भी मैं 100 यहाँ लिख देता ठीक है बस फिर होता क्या फिर बैलेंसिंग को मैं थोड़ा रक्स हो गया तो वो लॉस आया था मेरा अगर 100 मेरे खर्चे हैं और 80 की मेरी आमदन हुई है तो मेरा 20 लॉस हो गया सर फाइन हायर साइड जो भी होगा हायर नंबर जो होगा तो वो दोनों साइड पे लिखना दैट्स इट ठीक है उसके लिए बोल रहा हूँ बस एक बार ही बोला मैंने आगे नहीं बोलूंगा दोबारा दोबारा ठीक है वो क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे कहाँ से मतलब मेरे पास ना पढ़े हो मुझे नहीं पता कैसे पढ़ के आए जस्ट फॉर दैट पर्पस ठीक है उनको बता दिया उसके बाद सर ठीक है जी लो हो गया बेटा ठीक है कितना आ गया 19,770 सर 19,770 प्रॉफिट कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ठीक है ऊपर लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही नेट प्रॉफिट कितना 19,770 सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री डाली हुई है मैंने डाली हुई है सर उसके बाद क्या है लॉस है अब नहीं 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 अब हुआ क्या कि इनकम मेरी कितनी थी 19,000 कुछ खर्चा कितना किया मैंने 69,600 कितना किया 69,600 मुझे ये बताओ जो इंटरेस्ट ऑन लॉ कैपिटल था वो पे करना ही था एट एनी केस ठीक है तो आपको नीचे नोट देना पड़ेगा यहाँ पे नीचे नोट देना पड़ेगा कि सिंस इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट मेंशन्ड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है या नहीं पे करना ठीक है वैसे अगर हम नहीं पे करते अगर मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स ना हो अगर मेरे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स ना हो तो आप इसको नीचे नोट दे देना कि सिंस क्वेश्चन में गिवन नहीं था तो हम मान के चल रहे हैं कि इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट सो इसलिए हमने पे कर दिया हमने पे करना ही करना है सर फाइन इसलिए मैंने नीचे एंट्री डाल दी सर अगर क्वेश्चन ने लिख दिया अगर क्वेश्चन ने लिख दिया जैसे लिख दिया वैसे ही करना चाहिए सर फाइन तो अगर आप यहाँ पे नहीं भी डालोगे ठीक है ना वैसे आपकी बुक में डाला होता तो हमने इसलिए डाल दिया अगर आपने नहीं भी डाला क्योंकि वैसे आपका डालना नहीं बनता इंटरेस्टों के अपने यहाँ पे आपको डालना नहीं बनता वो इसलिए डालना होता है अगर आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं फिर वो उसको कैसे पे करना है वो नेक्स्ट जस्ट उसका नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो उस पर देख लेंगे सर ठीक है सो उसके बाद सर अगर आप नहीं डालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करोगे क्योंकि मेंशन नहीं है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन है सर तो फिर जितना बैलेंस होता है ना उतना ही पे करते हैं मैक्सिमम 19,770 ही पे करते होते हैं हम सर उस केस में वो कैसे करते हैं जस्ट नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बता दूंगा सर ठीक है उसके बाद फिर और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें देख लेंगे सर अभी इस क्वेश्चन में मान के चलिए कि हमने पे करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है सर यानी कि दैट मींस पे करना ही करना है सर ठीक है सो मस्ट पेड है यानी कि ठीक है सो 69,600 आ गया सर ठीक है तो 19,000 था बाकी मेरा क्या आ गया 49,000 क्या आ गया मेरा लॉस आ गया क्या आ गया लॉस आ गया तो 19,000 कुछ मेरा इनकम था 69 कुछ मैंने एक्सपेंस बुक कर लिया तो लॉस कितना आ गया 49 कुछ मेरा क्या आ गया लॉस आ गया सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं शुड आई रिपीट दोबारा मेरे पास इनकम कितनी थी सिर्फ और सिर्फ 19,000 कुछ मैंने कितना खर्चा बुक कर दिया तकरीबन 69,000 कितना बुक कर दिया तकरीबन 69,000 आप मान के चलो मोटा मोटा 69 और 19 50,000 का मेरा लॉस हो गया सर लगभग कितना हो गया 50,000 का मेरा लॉस हो गया एग्जैक्ट बात करें सर वो कितना था 19,770 ये कितना था 69,600 ठीक है तो 69,600 माइनस 19,770 तो कितना आ गया 49,830 कितना आ गया 49,830 मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही तो 69,600 मैंने अपना एक्सपेंस बुक कर लिया मेरे पास था कितना से केवल इनकम कितना था 19,770 सर तो मेरा लॉस कितना आ गया 49,830 49,830 सर फाइन उसके बाद जो लॉस आ गया कितना लॉस आ गया 49,000 उसको किस रेशियो में शेयर करना है इक्वल में किस रेशियो में शेयर करना है इक्वल में सर मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही सर यहाँ पे दोबारा करके दिखाओ सर यहाँ पे दोबारा करके दिखाओ सर बाय नेट लॉस कितना था 19,770 नेट प्रॉफिट सॉरी 19,770 सर फाइन उसके बाद बाय नेट प्रॉफिट सॉरी ठीक है बैलेंस ब्रॉड डाउन टू बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना एक तो मैंने देना था करण को एक मैंने देना था करण को एक मैंने किसको देना था कुणाल को सर करण को कितना पे करना है मैंने 36,000 ठीक है तो ब्रैकेट में लिख दियो इतने का इतना परसेंट इतने का इतना परसेंट कितना पे करना है मैंने उसको 36,000 इसको पे कितना करना है मैंने 33,600 सर ओके हो गया सर फाइन सिंपल अब हुआ क्या अब ये बैलेंस बढ़ा है सर है ना 36 प्लस 33 कितना आ गया
और इसके अलावा और कुछ है एंट्री? इसके अलावा कुछ और एंट्री है? नहीं, दैट्स इट। ठीक है, बस दैट्स इट सर। तो अब क्या करो, इसका लॉस माइनस कर दो सर। कितना आ जाएगा लॉस, कितना आ जाएगा? 49,830, 49,830 सर। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 36 और 33, 69,600, 69,600। ठीक है, वो टोटल चेंज कर देना। ये भी कितना लिख लो? 69,600 सर, ऐसे कर लो सर। फाइन। उसके बाद लॉस को, अगर प्रॉफिट हो तो यहाँ शेयर होता है, लॉस वहां शेयर कर दो। लॉस को यहाँ शेयर कर दो सर। किसको? एक शेयर कर दो करण को, दूसरा किसको कर दो? कुणाल को सर। कितना लॉस था? लॉस कितना था? 49,300। ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया इसका? 69,600 माइनस 19,770 कितना आ गया? 49,300। और कितना था? 830 है ना? 49,830 से बस दैट्स इट। फाइन। उसको डाल दो यहाँ पे। कितना कितना? 24,915। फाइन। 24,9, 24,915, 24,915 सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? आप ऐसा कर लो सर। ठीक है, वो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और तरीके से हो गई, आप ऐसे कर लो सर, सिंपल। ठीक है, टोटल लगाओ, दैट्स इट। लॉस एस्टिमेट कर दिया सर। ठीक हो गया। उसके बाद वो थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे ना, 119 नहीं आना चाहिए, इसको कट कर दो सर। टाइपिंग मिस्टेक हो गई सर। ठीक है, इसको कट कर दो, ऐसे करना है आपने इसको। सिंपल सर। फाइन। उसके बाद आगे मूव करें सर। नाउ डेफिशिएंसी कितनी थी? 49,830। वो डिस्ट्रीब्यूट होगी इसमें 24,915, 24,915 दोनों में सर। ठीक है, अब लॉस आया है तो लॉस क्या करेगा? कैपिटल को माइनस करेगा। क्या करेगा? कैपिटल को वो माइनस करेगा। शेयर ऑफ लॉस क्या कर दो? माइनस। ठीक है, कितना? 24,915। यहाँ पे भी शेयर ऑफ लॉस क्या कर दो? माइनस कर दो 24,915 सर। बस कुछ नहीं करना, टोटल लगाओ फटाफट क्विक। अब क्या करना है? टोटल क्या लगाने हैं सर? नो, ध्यान से। सारा हो गया। 450 के भी 36 ऐड कर दिया, कितना आ गया? 486। लॉस माइनस कर दिया, कितना आ गया? 461। ड्राइंग्स क्या कर दी? माइनस कर दी। फाइनल अमाउंट ये रही सर, फाइनल अमाउंट ये रही सर। ओके हो गया बॉस? फाइन। उसके बाद सेम इसका सर, कैपिटल 420। 420 के बाद क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इतना अमाउंट बन गया सर। ठीक है, 420 प्लस 33,600 इट बिकम्स 453,600 सर। लॉस माइनस कर दिया, क्या बन गया? ये अमाउंट कर दिया। ड्राइंग्स माइनस कर दिया तो क्या कर दिया? ये अमाउंट बन गया सर। ओके हो गया सर? फाइन। इसके अलावा देखो, कुछ मैंने टिक किया ना किया हो सर। 12,000 टिक हो गया, 19,080 टिक हुआ पड़ा, 75,000 25,000 टिक हुआ पड़ा है सर। ओके, कंसिडर कर लिया हमने। क्रेडिटर्स लोन में कंसिडर कर लिया, टोटल कर दिया सर। टोटल यहाँ पे कर दिया सर। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ अगर मैंने कुछ अनटिक रखा हो सर, फर्नीचर माइनस डेप्रिसिएशन है ना, तीनों एसेट से डेप्रिसिएशन माइनस कर दी थी हमने। डेटर्स कंसीडर कर लिए, 215 टिक लगी हुई है। लोन टू करंट, क्लोजिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड सब टिक कर दिया। नीचे टोटल लगाओ, टोटल विल बी टैलीड सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आए, अगर आपको कोई बोले कि पीएल अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड सेपरेशन भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है सर। ठीक है, बस थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन में ठीक कर लेना, उसमें बैलेंस निकाल देना। ठीक है, अगर मेरे पास प्रॉफिट होता, ठीक है, वैसे तो ना सफिशिएंट प्रॉफिट्स होने चाहिए इन तरीके के एडजस्टमेंट्स करने के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह के लिए सर। नहीं है इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जितने हैं उतने ही डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं करता। अनलेस एंड अनटिल मुझे क्वेश्चन कहे कि यार ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये पे करना ही करना है सर, डीड कह रही है सर, फिर हम पे करेंगे। हमें क्या है, लॉस में जाता जाए सर। ठीक है, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं था पर हमने फिर भी ट्रीट कर दिया। नीचे नोट दे देना सर, हम मान के चल रहे हैं कि ये इनको पे करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। इट इज बीइंग एग्रीड विद अमंग द पार्टनर्स। फाइन। उनको मान के चल रहे हैं कि इन रिस्पेक्टिव ऑफ एनी फैक्ट हम वी हैव टू पे देम सर। फाइन। ठीक है, उसके अलावा वैसे अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हो कैसे डील करते हैं, किस रेशियो में करते हैं, वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे सर। ठीक है, उसमें हो जाएगा, नॉट अ बिग डील सर। पहली बात सर। ठीक है, उसके अलावा बस इसको आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, सो दैट्स इट सर। ठीक है, सो हाउ वाज द क्लास? अगर आपको फिर भी कोई डाउट है सर, आप जरूर पूछिए सर, कमेंट करिए सर। ठीक है, सो कैसे लगी आपको क्लास, फिर भी कमेंट करना सर। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू।